भाई दैट मे बी द लॉजिक, बट अभी के केस में क्लियर कट इशू ये है कि इंटरप्रिटेशन सब लोग अपने अपने तरह कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, लोग करें इंटेंशन B2B में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है तो लिखा कहाँ हुआ है? लॉ में तो लिखना पड़ेगा ना, अपनी आप इंप्लाइड तो नहीं होती ना चीजें, ना इंप्लाइड वाली बातें लग रही इसमें। हाँ जी, हाँ हाँ नहीं, इसमें आपका आपका क्वेश्चन वैल्यूएशन से रिलेटेड है, आपका क्वेश्चन सप्लाई से रिलेटेड नहीं है। आपका क्वेश्चन वैल्यूएशन से रिलेटेड है, तो वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन को अभी रुक जाते हैं क्योंकि लिंक टूट जाएगा, विल डिलीवरेट ऑन। लेकिन इसमें इससे एक चीज आपने चालू कर दी कि कल को सप्लायर रिसिपेंट ये कह देता है कि भाई वो एक काम करना, फला फला ट्रांसपोर्ट से भेजना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जाता है, मिलेगा मेरे को यहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखता है कि गुड्स बिल जब मेरे को यहां मिल जाएगा तभी मानूंगा, वो बात अलग है, मैं इसका जो ट्रांसपोर्टर का पेमेंट कर दूंगा। सो आई थिंक वट एवर यू आर रिटिंग इन योर कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन हेल्प यू आउट टू डिसाइड, बट इट शुड बी वेरी क्लियर कट डिस्टिंक्शन। कॉन्ट्रैक्ट आप हेल्प नहीं करेगा, भाई साहब कह रहे हैं वही, मगर ओपिनियन डिफरेंट है। वही मैं कह रहा हूं, कंफ्यूजन है अब। हाँ, बस डिटरमाइन कर दिया, क्योंकि ये सबके अपने अपने अलग इंटरप्रिटेशन है। हाँ, यस, मिसयूज हो सकता है, कहीं और जा सकता है, उसकी लिंकेज खत्म हो सकती है, तो गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन लाना पड़ेगा। लेकिन जब तक गवर्नमेंट क्लैरिफाई नहीं लेके आती, सप्लायर और उसको, सर कॉन्ट्रैक्ट में ये तो लिख सकते हैं भाई नथिंग टू, एक सेकंड सर, पहले मैं बात कर दूं ना अपनी। सप्लायर और रिसिपेंट इस बात के लिए तो राजी हो सकते हैं, अभी तक तो भाई मैं तेरी दुकान से लेके जाता था, नथिंग डूइंग, अब मैं तेरी दुकान से लेके नहीं जाऊंगा, तेरी जिम्मेदारी है मेरे को गुड्स पहुंचाना। जब मेरी दुकान पे आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में लिख के, तभी मैं मानूंगा मेरे को गुड्स मिल गया, और उसी के हिसाब से तेरे को पेमेंट करूंगा। तो ऐसी कंडीशन में वो इंटरेस्टेड नहीं बन जाएगी सप्लाई। यही मैं कह रहा हूं सर, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं डिफाइन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करेगा चीजों को। देखो देखो, मैं अभी इस चीज पे नहीं जाता, मैं सिंपल जा रहा हूं सर। चलो मानो अभी हमने नहीं किया, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि उसको मेरी दुकान पे सप्लाई देनी पड़ेगी, मैं तेरी दुकान पे सप्लाई लेने नहीं आऊंगा, तो कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं है। तो सर देखो, दो केसेस में कंफ्यूजन नहीं है। हाँ जी, चलो मेरे हिसाब से मेरी ओपिनियन डिफर करती है आपसे। मेरी ओपिनियन इसलिए डिफर करती है कि अगर मैं अपना एक कॉन्ट्रैक्ट किसी से बना रहा हूं कि मैं तेरी दुकान से लेके जाऊंगा या तू मेरी दुकान पे भेजेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट दोनों डिफर करते हैं, मेरे हिसाब से दोनों सिंपल ट्रांजैक्शन है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ये क्लियर करता है कि मैं तेरी दुकान से लेके जाऊंगा, इंट्रास्टेट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि नथिंग डूइंग, मैं अपनी दुकान पे बैठा हूं, तेरे को ही पहुंचाना है, तेरे को ही सब कुछ करना है, गुड्स मेरे पास पहुंच जाएगा, तब मैं मानूंगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे लिखा हुआ है तो मेरे हिसाब से क्लियर कट केस ऑफ इंटरेस्टेड, कोई कंफ्यूजन मेरे को नहीं है। नहीं नहीं, देखो डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। ई वे बिल है, जैसे सर बता रहे, ई वे बिल है और बहुत सारी चीजें, बट वो कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। ई वे बिल का बहुत ज्यादा रिलेवेंस इस केस में मेरे हिसाब से नहीं है। तो सर नेक्स्ट प्रोविजन क्या कहता है? मैं 10B को देखने से पहले, 10(1)B को देखने से पहले 10(1)C देख लेते हैं, फिर 10(1)B पे आते हैं। 10(1)C क्या कहता है? वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेदर बाय द सप्लायर और बाय द रिसिपेंट। यहां अदर पर्सन गायब है, यहां अदर पर्सन नहीं है कोई। तो क्या होगा? लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपेंट। तो क्या फर्क पा रहे हैं हम दोनों प्रोविजंस में? है? नहीं सर, ट्रांसपोर्टर नहीं है। ऐसे कौन से केसेस हो सकते हैं जहां गुड्स का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड नहीं है?
हाँ हाँ राजस्थान में बन रही है, हाँ, तो उस केस में मशीन का मूवमेंट नहीं हो रहा और डिलीवरी वहीं पे हो रहा है। जो सर कह रहे हैं, मैं इसी ट्रांजैक्शन को एग्जाम्पल के लिए इलस्ट्रेशन लेके आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, वो ये कहते हैं, सर का कहना मतलब ये है कि एक सप्लायर दिल्ली का है, एक मैन्युफैक्चरर लुधियाना में बैठा हुआ है। अब जो मैन्युफैक्चरर लुधियाना में बैठा हुआ है, सप्लायर वो है, और रिसिपेंट मैन्युफैक्चरर जो गुड़गांव में लुधियाना में बैठा हुआ है, पंजाब में। अब उस जो लुधियाना में बैठा हुआ है रिसिपेंट, वो दिल्ली से कोई जॉब वर्क करवाता है या कोई भी काम करवाता है इस तरीके का, जो उसको लुधियाना में अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसी चीज की, उसमें वो पार्ट उसको लगाना है। और उस जॉब वर्क को करवाने के लिए उसको कोई डाई फिक्सचर्स, कोई मोल्ड वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा। तो जनरली क्या होता है कि जो सप्लायर है उस आइटम का, उसी को बोल देते हैं यार तू बनवा ले इसको। तो मानो उसने, सप्लायर ने दिल्ली में वो चीज बनवा ली जिससे वो आगे प्रोडक्शन करके वो आइटम उसको सेल करेगा। तो जब वो बनवाई तो कॉस्टली बनते हैं डाई फिक्सचर्स टूल्स, उसने या तो अपनी ही डेवलप कर ली या बनवा ली। तो जो डाई का अगर वो बिल करेगा सप्लायर उसको, रिसिपेंट को, क्योंकि ऑब्वियसली जब उसने बनाई है कोई चीज तो वो उसको बिल भी करेगा वहां। तो उस केस में गुड्स की लोकेशन क्या है? डाइस के केस, डाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लायर कौन है इसमें? दिल्ली वाला बंदा। किस केस, किस के लिए, किस गुड्स के, सप्लाई ऑफ गुड्स, वो डाइस के लिए। सो सप्लाई गुड्स की है, लेकिन गुड्स की लोकेशन क्या है इस केस में? दिल्ली है। क्या वो लुधियाना में जानी है गुड्स? नहीं जाना। डाई फिक्सचर्स यहीं बनेगा, यहीं उससे आइटम बनेंगे, बाद में उसको स्क्रैप कर देंगे या जो भी कर देंगे। तो इमीडिएटली वो मूवमेंट नहीं होना। तो दिस मे बी अ केस ऑफ सप्लाई डज नॉट मूवमेंट ऑफ गुड्स। लेकिन इस केस में आप अगर वैसे सोच के देखें इंटरप्रिटेशन, कि इस केस में जब दिल्ली का सप्लायर कौन सा बिल रेज करेगा? इंटरस्टेट, इंटरस्टेट है? आप कह रहे हैं आईजीएसटी रेज करेगा, तो हम आईजीएसटी पे जाने के लिए हम कौन से दो चीजों के लिए जाना है हमें? लोकेशन ऑफ दी सप्लायर, सप्लायर की लोकेशन क्या है? दिल्ली। प्लेस ऑफ गुड्स क्या है? दिल्ली। तो आईजीएसटी होगा या इंट्रा स्टेट होगा या इंटर स्टेट होगा? इंट्रा 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 होना चाहिए, इंट्रा होना चाहिए, जो ये लॉ कह रहा है इसके हिसाब से। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ? नहीं, उसका आइटम है जी। एक बार सेक्शन पढ़ लें सर, एक बार सेक्शन जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा हुआ है, अगर इसमें कुछ आ रहा होगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हम पुरानी चीजें सारी अनलर्न करनी पड़ेंगी हमें। वो सेक्शन कहता है वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, क्या इस डाई फिक्सचर्स टूल्स का कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड है? नहीं है। वेदर बाय द रिसिपेंट और बाय द सप्लायर, नहीं है ना, ये क्लियर है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो ये बता रहा है, बिल्कुल क्लियर लाइन में डिस्टिंक्ट वो है, द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रिसिपेंट। अब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट जो बता रहे हैं सर कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, व्हाट इज द टाइम ऑफ डिलीवरी? इज देयर एनी डिलीवरी इनटू दिस? देयर इज अ डिम डिलीवरी, देयर इज अ डिम डिलीवरी टू द रिसिपेंट। जैसे ही वो बिल रेज कर देगा तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर टू रिसिपेंट। तो डीम्ड डिलीवरी हो गई, दो गुड्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू दिल्ली टू लुधियाना, सो गुड्स रिमेन देयर ओनली, एंड दिस इज अ क्लियर केस। अभी हम और भी एग्जांपल लेते हैं इसको। तो अभी इसको यहां पार्क करके हम सेकंड वाले पे, बी वाले पे आते हैं, और फिर बी वाले में देखेंगे कि किस तरीके से होगा। तो अब बी वाला क्या कहता है? बी वाला बिल्कुल कंप्लीट डिपार्चर है इन दोनों चीजों से। ना तो वो एक ही मान रहा बी, ना किसी की मान रहा। ऑब्वियसली जब डिफरेंट डिफाइन किया है तो ना तो उसको कहता है ए को भी छोड़ दो और बी को भी छोड़ दो, लेकिन जो ए को भी छोड़ दो, सी को भी छोड़ दो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं बी, उसको मानेंगे।
तो बी क्या कह रहा है, कंफ्यूजिंग सा है, मतलब लैंग्वेज बड़ी गलत सी ड्राफ्ट की है, बट लोगों को समझ आ गया है, मतलब वही निकल के आ रहा है, गलत से भी निकल के आ रहा है, अगर सही भी हो जाती तब भी वही मतलब निकल के आता। तो इसलिए कहते हैं यार 10 में से 10 दे दो गवर्नमेंट को ड्राफ्ट करने के, मतलब तो सेम निकाल दिया कम से कम। तो ये कहता है कि वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, सर एक वर्ड आ गया सप्लायर, टू द रिसिपेंट, दूसरा वर्ड आ गया रिसिपेंट, और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, और एनी अदर पर्सन पे स्टॉप हो जाओ। गुड्स सप्लाइड बाय द सप्लायर टू द रिसिपेंट और एनी अदर पर्सन, और एनी अदर पर्सन को मैं रिसिपेंट की लिंक कर रहा हूं मैं। एक सेकंड सर, लो पढ़ लेते हैं। पहला हो गया सप्लायर, दूसरा हो गया रिसिपेंट, और एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपेंट, यानी कि ये दोनों एक ही हो गए। ऑन द डायरेक्शन ऑफ अ थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी आ गया बीच में, सप्लायर और रिसिपेंट के बीच में तीसरा आदमी आ गया, थर्ड पर्सन। वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज, जो थर्ड पार्टी के लिए क्वालिटी बता रहा है उस थर्ड पार्टी की, कि वेदर ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज वट एवर, बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब ये प्रिज्यूम कर लिया इन्होंने कि यह मूवमेंट ऑफ गुड्स मैंडेटरी है ना, इससे यही बात निकल के आ गई ना, बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, ईदर बाई वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल टू द गुड्स, टाइटल टू द गुड्स और अदरवाइज। यानी कि बड़ी कठिन सी अंग्रेजी है, ये जो कहना जो चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है, अगर मैं इसको एग्जाम्पल में डालूं, ये कह रहा है एक सप्लायर बैठा हुआ है दिल्ली में और एक रिसिपेंट बैठा हुआ है जयपुर में, और जो थर्ड पर्सन है वो बैठा हुआ है गुड़गांव में। अब ये थर्ड पर्सन आदेश देता है सप्लायर को, ये डायरेक्शन देता है सप्लायर को कि भाई तू ये 1 लाख रुपए का सामान तू जयपुर में जो रिसिपेंट बैठा है उसको दे दे। सप्लायर कहता है कि हु इज दैट बंदा, यार तेरे को क्या मतलब इससे, मैं कह रहा हूं ना, दे देना उसको। तो गुड्स कहां मूव करेंगे, दिल्ली टू राजस्थान, और किसके डायरेक्शन पे मूव करेंगे, गुड़गांव वाला जो बंदा बैठा हुआ थर्ड पर्सन, ही इज नीदर अ रिसिपेंट नॉर अ सप्लायर। रिसिपेंट ऑफ गुड्स, मैं जब रिसिपेंट की बात करूं, रिसिपेंट ऑफ गुड्स और रिसिपेंट ऑफ, क्योंकि ये गुड्स की बात हो रही है, सारी सर्विसेज की नहीं बात हो रही इसमें कोई, रिसिपेंट ऑफ गुड्स और रिसिपेंट ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स। तो दिल्ली वाले, अब ये कहता है कि इस तरीके के ट्राइंगल में क्या होना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी, डीमिंग है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई माइंड सेट ऑफ माइंड आप अपना अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग कह रहा है वही मानना पड़ेगा। तो वो ये कह रहा है द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ सच पर्सन मीन्स द प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन। प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन मतलब, सच पर्सन मतलब थर्ड पर्सन जिसने डायरेक्शन दिया है, जिसने डायरेक्शन दिया है। तो लोकेशन, अब हम ये लॉ हमने पर समझ लिया। सर इसमें पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट ऑब्वियसली थर्ड पर्सन ही करेगा। थर्ड पर्सन के पास ही टाइटल भी जाना चाहिए, जब वो कह रहा है कि भेज दे मैं देख लूंगा अपने आप। तो लॉ भी यही कह रहा है, देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमने पहले पढ़ा था कि जहां मूवमेंट ऑफ इन्वॉल्व ऑफ गुड्स है, तो कहां सप्लाई हो रही थी, जहां गुड्स की सप्लाई टर्मिनेट हो रही है, तो उस केस में जयपुर होनी चाहिए थी, यही होना चाहिए था ना, क्योंकि ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स है। लेकिन ये अपनी बात से मुकर रहा है इस बात पे, मतलब लॉ इज डिफरिंग फ्रॉम ए टू बी। इस केस में ये कह रहा है कि द लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये मैं अब आपको इस स्लाइड में लेके आता हूं, प्रोविजन समझ में आ गया। अब मैं एग्जांपल इलस्ट्रेशन जो हमारा चल रहा था कि सप्लायर वहां है, अब मैं इन सप्लायर को और इनको तीनों को ना वर्ड दे देता हूं। जैसे सप्लायर इज अ थर्ड पार्टी, सप्लायर इज बेसिकली सप्लायर ऑफ गुड्स, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो रिसिपेंट है, रिसिपेंट एजेंट है उसका मान लो, या एजेंट है, या आप मान लो जो दिल्ली का जो थर्ड पर्सन है उसी की एक ब्रांच है जयपुर में, सेम नंबर पे, सेम पेन नंबर पे, वो जयपुर में रजिस्टर्ड है, ये दिल्ली में रजिस्टर्ड है, लेकिन डायरेक्शन कहां से जा रहे हैं, गुड़गांव से।
और गुड़गांव वाला कह रहा है कि यार मेरे पास, तू मेरे पास भेजेगा तब भी मैंने उसको ही भेजने हैं, तो तू वाई डोंट यू, मैं अगर और नजदीक का ले लेता हूं ना, कोई एग्जाम्पल, दिल्ली से वो गुड़गांव, अगर मैं उल्टा, चलो एग्जाम्पल को वैसे ही रहने देते हैं, चलो मैं उल्टा कर देता हूं इस एग्जाम्पल को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि जो रिसिपेंट है वो गुड़गांव में, सप्लायर दिल्ली में, थर्ड पर्सन जयपुर में, ठीक है ना। तो अब वो ये कह रहा है कि मैं दिल्ली से गुड़, जो जयपुर वाला जो थर्ड पर्सन है वो कह रहा है मैं दिल्ली से गुड़ पहले जयपुर मंगाऊं, मैंने भेजनी अल्टीमेटली गुड़गांव ही है, तू एक काम करना गुड़गांव ही भेज दे डायरेक्ट। तो उस केस में वो कह रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वहां होगी जयपुर में। तो दिल्ली वाला सप्लायर है वो किसको बिल रेज करेगा, जयपुर वाले थर्ड पर्सन को, और जो थर्ड पर्सन है और जो गुड़गांव वाला रिसिपेंट है वो दोनों डिस्टिंक्ट एंटिटीज हैं, यानी कि दोनों एक ही पेन पर रजिस्टर्ड एंटिटीज हैं, एक दूसरे की ब्रांच है। तो उस केस में पहली सप्लाई कहां होगी, दिल्ली टू जयपुर। कौन सी सप्लाई होगी, सप्लाई इंटरस्टेट, इंटरस्टेट। दूसरी सप्लाई, अब उस पहली सप्लाई की बात कर रहा है, दूसरी सप्लाई की कोई बात नहीं कर रहा है। ये जो सेक्शन 10(1)(b है, इट इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सप्लाई, इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर सप्लाई। अगर वो सप्लाई होगी नहीं, पहले ही इज टॉकिंग अबाउट द सप्लाई बिटवीन दिल्ली सप्लायर एंड द थर्ड पर्सन इन लोकेटेड एट जयपुर। तो उन दोनों के बीच में इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगा, काम खत्म हो जाएगा। अगर मैं एक काम करता हूं कि इस थर्ड पर्सन को भी दिल्ली में ही रख देता हूं, वो भी दिल्ली में ही बैठा हुआ है दूसरी जगह, और उस केस में बल्कि मैं एक काम करता हूं, इसको गुड़गांव वाले बंदे को दिल्ली में बैठा देता हूं, थर्ड पर्सन को जयपुर ही रहने देता हूं, ठीक है ना। थर्ड पर्सन को हम जयपुर ही रहने दे रहे हैं, और जो रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ गुड्स दोनों दिल्ली में आ गए। उस केस में क्या होगा, तब भी जबकि गुड्स सेम टेरिटरी में रह रहा है। माई पॉइंट इज जस्ट टू क्लैरिफाई कि गुड्स सेम स्टेट्स में मूव कर रहा है, बावजूद उसके, क्योंकि ये सेक्शन ऐसे कह रहा है, इसलिए मैं थर्ड पर्सन को वो करना पड़ेगा कि उस पर बिल करना पड़ेगा। दिल्ली वाला इंटरस्टेट सप्लाई करेगा इस ट्रांजैक्शन के लिए। तो इसको यहां पॉज कर देते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों बनाया उन्होंने। ये नहीं, लॉस की बात नहीं कर रहा मैं लॉस की बात नहीं कर रहा सर, लॉस पे नहीं आया, पर मैं कह रहा हूं ये प्रोविजन क्यों लाए, ए और बी से काम नहीं चल रहा था इसलिए लाए, क्यों लाए। मैं तो आई जस्ट वांट टू गो ऑन लॉजिक कि व्हाई दे कम अप विद दिस प्रोविजन। ये जनरली आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने क्या कर रखा है, एक तो एजेंट को और जो प्रिंसिपल है उनको दोनों को सप्लाई मान लिया है, इवन विदाउट कंसीडरेशन। कहां माना है, सप्लाई में शेड्यूल 1 में, सप्लाई में शेड्यूल 1 में इनको डिस्टिंक्ट एंटिटी मान लिया है, और इनके बीच में जो भी रिलेशनशिप होगी वो टैक्सेबल होगी, चाहे सेम स्टेट में रहकर हो, चाहे दोनों अलग स्टेट में हो, किसी भी स्टेट, किसी भी सूरत में। इसी तरीके से इन्होंने एक ही पेन पर रजिस्टर्ड दो पर्संस को इन अ डिफरेंट स्टेट अलग एंटिटी मान लिया, डिस्टिंक्ट एंटिटी मान लिया है। तो ये बेसिकली उन लोगों को कवर करने के लिए इन्होंने ये प्रोविजन बनाया, सो दैट कि चेन ना टूटे। हाँ, सेम स्टेट में डिस्टिंक्ट है तब कि जब अलग रजिस्ट्रेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिकल। सर इसका मतलब ये हो गया, दो इनवॉइस बनेंगे, एक दिल्ली टू जयपुर, जयपुर टू, क्यों बनेंगे? अब मैं अभी मैं उस पर जा नहीं रहा, इस सेक्शन के हिसाब से तो नहीं बनेंगे ना, बनेंगे दो ही जो आप कह रहे हो। मैं अभी इस सेक्शन पे लेके चल रहा हूं, दूसरे ट्रांजैक्शन पे आएंगे हम। तो लॉजिक समझ में आ गया क्यों हो सकता है, इज वेरी वेरी क्लियर, लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। और एक और चीज ऐड कर लेते हैं, जॉब वर्कर भी ऐड कर लो इसमें। सर हाई सीज भी ऐड करना है इसमें फिर, है हाई सीज कहां से बोले सर? हाई सीज सर हाई सी ऐड इसलिए नहीं होगा क्योंकि हाई सी जीएसटी में टैक्सेबल नहीं है, इंपोर्ट में इसलिए ऐड नहीं है क्या इसमें? नहीं, अभी हाई सी को जो मैं एक कॉमन लैंग्वेज में समझ रहा हूँ, हाई सी मतलब कि जो समुद्र में ही सेल हो गया, हमारे पास कुछ आए नहीं। अभी हम इंडिया में ही है सर, बाहर आएंगे जब पहले सीएसटी लगता था ना उसको, इंटरनेशनल में आएंगे तब डिस्कस करेंगे सर, ठीक है ना सर। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का लॉजिक समझ में आ गया कि भाई इन्होंने क्यों बनाया कि ये जो गुड्स कहीं जा रहा है, सप्लाई कहीं हो रहा है, डायरेक्शन कोई दे रहा है, वो करा यार सप्लाई चेन ना टूटे। तो उन्होंने कहा भाई तू ले ले थर्ड पर्सन को और तूने जो करना है कर लेना इसका। अब अल्टीमेटली उसने दो चीजें कर सकती हैं, या तो वो भी इसी तरीके का ट्रांजैक्शन कर दे कि उसमें भी कोई
इसको सप्लायर बना दे रिसिपेंट को, और किसी को मतलब रिसिपेंट बना दे। लेकिन मैं सीधा सिंपल लगता हूं कि जो सेकंड ट्रांजैक्शन है बिटवीन द जयपुर थर्ड पर्सन एंड द रिसिपेंट, वो क्या होगा अगर रिसिपेंट ऑफ गुड्स इज लोकेटेड इन दिल्ली और गुड़गांव व्हाटएवर, तो उन दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन कहां होगा? है कौन से क्लॉज में आएगा? ए में, बी में, सी में? है ए में आएगा, सी में आएगा, सी में आएगा। मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, गुड्स उसके पास ऑलरेडी है, तो सी का एग्जांपल एक और आ गया आपके सामने, क्योंकि गुड्स उसके पास ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, सी में जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी? अगर वो गुड़गांव में लोकेटेड है गुड़गांव में, दिल्ली में लोकेटेड है तो दिल्ली में। इंटर स्टेट होगी तो परिणाम क्या निकलेगा इस पूरे ट्रांजैक्शन का? 2 आईजीएसटी होगा और क्रेडिट चेन पूरी हो गई। यानी कि दिल्ली में बैठ के भी जो थर्ड पर्सन है, जो अपना ऑफिस लेके वहां बैठा हुआ है, ही कैन गवर्न दिस सब रिसिपेंट कि तू चिंता ना कर यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मेरे को कर देगा, मैं तेरे को कर दूंगा। और क्यों तू पहले मैं जयपुर मंगाऊं उसको, फिर तेरे को गुड़गांव भेजूं, दिल्ली भेजूं। सो टू फैसिलिटेट, जब उन्होंने एक जगह रिस्ट्रिक्शन लगाया है तो उन्होंने फैसिलिटी दी है यहां इस चीज की। हाँ हाँ, नहीं बी का सब नहीं सबऑर्डिनेट नहीं है। बी, सी इज एन इंडिपेंडेंट थिंग। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं। ना 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 ना, मैंने तो आपको इंडिपेंडेंट भी बताया ना अभी। जिक्स डाइज वगैरह जो बनने हैं वो भी उसी के पास है। देयर आर नंबरस एग्जाम्पल, आप सोच के देखना आराम से बैठ के। देयर आर नंबरस एग्जाम्पल जो सी में इंडिपेंडेंटली कवर होते हैं, ना बी में कवर होते, ना कहीं कवर होते। मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूं जस्ट टू रिट्रेट कि भाई मेरे पास एक जनरेटर है। अब मैंने कहीं किराए पे कोई जमीन, कोई फैक्ट्री ले रखी थी, उसमें जनरेटर लगा हुआ था, मेरी असेट थी, और वो गुड़गांव में लोकेटेड थी फैक्ट्री। अब उसके बाद में मैं शिफ्ट हो गया दिल्ली, जनरेटर वहीं लगा हुआ है, और जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है यार उखाड़ोगे क्या, मेरे को ही दे दो, ये उखाड़ोगे क्या, मेरे को ही दे दो। और वो दिल्ली में रजिस्टर्ड हो गया बंदा जिसका जनरेटर है। कौन सी सप्लाई होगी? सी होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई गुड़गांव में हो गई, लोकेशन वहां हो गया है। हाँ, मूवमेंट नहीं हुआ। तो मतलब ये टोटल प्रोविजन कंट्रोवर्सी के साथ में जैसा भी है ये है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर हैं, कुछ के नहीं है। जो सप्लायर और रिसिपेंट दोनों दिल्ली में है सपोज, हाँ, और उसके ब्याह पे गुड्स आउट ऑफ स्टेट जा रहे हैं, उस केस में तो भी सीजीएसटी और एसएस लगेगा ना? दोबारा आप सप्लायर करके बताओ ऐसे, सप्लायर और सप्लायर इज लोकेटेड, क्योंकि ये इससे आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। जब भी आप सप्लायर रिसिपेंट बोलोगे खुद ही क्लियर हो जाएगा। मेरे को दोनों दिल्ली में ही है, लेकिन मटेरियल आउट ऑफ स्टेट जा रहा है। दोबारा बताओ, आप अपने क्वेश्चन को बताओ ना क्या है। सप्लायर दिल्ली में रजिस्टर्ड, सप्लायर दिल्ली में है, सप्लायर दिल्ली में, रेसिपेंट दिल्ली में है, रिसिपेंट दिल्ली में, लेकिन उसके ब्याह पे गुड्स स्टेट के बाहर जा रहे हैं। उसके बाद उसके किसके ब्याह पे? रिसिपेंट के ब्याह पे। रिसिपेंट के, यानी रिसिपेंट को थर्ड पर्सन, उसके पास तो गुड्स आ ही नहीं रही ना, वो तो रिसिपेंट नहीं रहा ना, मतलब थर्ड पर्सन हो गया ना। जिसको बिल हो रहा है वो थर्ड पर्सन इज इन दिल्ली, हाँ, रिसिपेंट इज इन गुड़गांव। हाँ, तो आप ले लो अपनी, अब जवाब आपको पता लग जाएगा भाई। लोकल ट्रांसफर मिल जाएगी। देखो आप ये कह रहे हो, देखो पहले आप अपने क्वेश्चन को ठीक से पुट अप नहीं कर पा रहे। जब आपने रिसिपेंट बना दिया, रिसिपेंट ऑफ गुड्स और सप्लायर ऑफ गुड्स ऐसे ट्रीट करो, पूरा पूरा बोलो, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड सेक्शन है। आप ये कह रहे हो कि आपका सप्लायर ऑफ गुड्स दिल्ली में है, रिसिपेंट ऑफ गुड्स गुड़गांव में है। नहीं, वो पहले रिसिपेंट वैसे ही बोल रहे थे, थर्ड पर्सन बना रहे थे उसको। थर्ड पर्सन दिल्ली में है, जिसको थर्ड पर्सन दिल्ली में है और वो वहां है, तो कहां होगा ट्रांसफर? दिल्ली में ही हो जाएगा, जब थर्ड पर्सन दिल्ली में ही है तो। इंट्रा स्टेट बिल टू दिल्ली हो रहा है, शिप टू गुड़गांव हो रहा है। बी क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा ना, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन हु इज लोकेटेड इन दिल्ली बाय द सप्लायर हु इज लोकेटेड इन दिल्ली टू अ रिसिपेंट हु इज लोकेटेड इन गुड़गांव। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अब यही मुश्किल था, बस आगे पूरे प्लेस ऑफ सप्लाई में कहीं कुछ नहीं है, इजी है बिल्कुल सारा, क्योंकि इसमें ना जवाब नहीं है किसी के पास। जो अभी हुआ है ना, कुछ बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बिलीव मी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग, बट अपना इंटरप्रिटेशन क्लियर है? हाँ। तो अब ये आ गया 10(1)D। दे आर 5
क्लॉजेज, 10(1) के देयर 5 क्लॉजेज, 3 क्लॉजेज हमने कर लिए हैं। अब हम डी पे आ रहे हैं। डी क्या कहता है कि गुड्स आर असेंबल्ड एट साइट, प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कहां होगी, जहां असेंबल्ड होगा। गुड्स का मूवमेंट कहीं, मतलब गुड्स के पहले ही दोनों देखो, पहले में आपने देखा होगा कि लोकेशन ऑफ द गुड्स एंड लोकेशन ऑफ द गुड्स, ए और सी में, और बी में ही इसको डिफाइन कर दिया लोकेशन ऑफ द गुड्स को प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। अब इसमें एक एग्जेम्पशन और दे दिया, इसमें कह दिया कि गुड्स को भूल गई है, बस गुड्स को ये कह रहे हैं कि जहां गुड्स, जहां भी असेंबली होगी, मानो असेंबली किस तरीके से हो सकती है, मानो मतलब देखो असेंबली का कई बार ना लोग ना एक इस तरीके का मतलब लेते हैं कि कोई चाइनीज या मलेशियन फर्नीचर लेके आए गुड़गांव से, और कोई दिल्ली के एक सज्जन थे जो अपने शोरूम के लिए एक चाइनीज फर्नीचर लेके आए, और उन्होंने कहा कि भाई ठीक है भाई ये फर्नीचर ले लिया, तो वो कैसे आता है फर्नीचर, डब्बों में बंद होके आता है। तो उस केस में जनरली क्या होता है, सप्लायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको असेंबल्ड करे वहां, और असेंबल्ड करके उसको टेबल चेयर सोफे की शेप में दे, ना कि डब्बे की शेप में दे। ये इंप्लाइड मान के चलते हैं, इसको एक्सप्लिसिट भी कर सकते हैं कि हाँ भैया ऐसे ही करना है तूने। अगर कोई रिसिपेंट ऑफ दिल्ली इज बाइंग समथिंग मलेशियन फर्नीचर फ्रॉम अ गुड़गांव पर्सन, तो और उसमें उसने कहा है कि भाई मेरे को ये नहीं चाहिए डब्बे डब्बे से, मेरे को तो भाई तू बना के देना सोफा वोफा, तो लोग इसको इस तरीके से भी देखते हैं। लेकिन दिस इज सिंपलेस्ट एग्जांपल। उस केस में असेंबली कहां हो रही है, उसके घर पे, बाहर के घर पे। बाहर का घर कहां लोकेटेड है या दुकान कहां लोकेटेड है, दिल्ली में। कौन सी सप्लाई हो गई दिल्ली के, गुड़गांव के सप्लायर के लिए, इंटर स्टेट सप्लाई हो गई। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वाइडली देखता हूं, ये इंस्टॉलेशन कमीशनिंग, ये थोड़ा सा टर्म ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी चीज ले जाकर स्क्रू ड्राइवर से कस दिया, मतलब होगा तो इस पे भी एप्लीकेबल। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई बंदा कहता है कि भाई एक प्लांट लगाना है, हमने एक मशीन स्ट्रक्चर करनी है, बनानी है, और उस प्लांट का एक बड़ा मतलब इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, तो उसके लिए जो सप्लायर है, सप्लायर की क्या चीजें हो सकती है, सप्लायर गुड्स अपने पास से भी बेच सकता है, सप्लायर गुड्स वहां से भी प्रोक्योर कर सकता है, और सप्लायर को कुछ गुड्स रिसिपेंट भी दे सकता है, और वहां जाके सारा गुड्स इकट्ठे करके फिर उसके बंदे जाते हैं वहां प्रॉपरली इंस्टॉल करते हैं, बनाते हैं सारी चीजें, और जितना भी गुड्स चाहे वो कहीं से भी सप्लाई कर रहा है, वो जो रिसिपेंट जो सप्लायर है, अगर वो जयपुर से भी लेके, मानो जयपुर में इंस्टॉलेशन हो रही है, जयपुर से लेके भी सप्लाई कर रहा है वो, लेकिन जयपुर से वो अपने पास मंगाएगा आईजीएसटी, और फिर उसको आईजीएसटी बिल करेगा, क्योंकि लोकेशन वहां है। वो ऐसा नहीं करेगा कि जयपुर से अगर वो जयपुर में और कोई लोकेशन नहीं है उसकी, तो ये मान के चल रहे हैं, तो जयपुर से अपने यहां मंगाएगा आईजीएसटी, और फिर वो जब प्लांट जहां इंस्टॉल हो रहा है वहां आईजीएसटी लगाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा दोनों को। तो उस पर्पज के लिए इन्होंने डाला है। तो इससे सिंपल वन, इंस्टॉलेशन कमीशन मतलब समथिंग बिग, और कुछ किसी तरीके से ले सकते हो। नेक्स्ट इज द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग द वेसल और एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल, वट एवर। राजधानी चली जयपुर से, कौन सी है, हेरिटेज वाली कौन सी ट्रेन है, चलो कोई भी मान लो, मतलब एक राजधानी चली दिल्ली से, और दिल्ली से राजधानी चल के बॉम्बे जानी है, तो ये जो करा है कि गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल और ट्रेन, हमने ट्रेन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो ये लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड है। देखो पहले इसमें सबसे पहले एक काम किया करो, पहले इसमें सप्लायर ढूंढ लो कौन है, रिसिपेंट ढूंढ लो कौन है, और फिर उसके बाद में प्लेस ऑफ प्रोविजन लगाना है, क्योंकि आधी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी आपकी। तो पहले इसमें ये मान के चलें कि ये किस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है कि गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड। किसने सप्लाई की ऑन बोर्ड, हु इज द सप्लायर ऑफ गुड्स, हु इज द सप्लायर ऑफ गुड्स, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, कोई इससे कोई डिफर करता है इंडियन रेलवे से कि वो फूड के जो राजधानी में टाटा वाले मतलब ताज वाले जाके फूड देके आते हैं रेलवे को, वो फूड उनके बीच का मतलब टाटा सप्लायर हुआ कि रेलवे सप्लायर हुआ, ये किसकी बात कर रहा है सप्लायर की, जो बंदा वहां से फूड बना के वहां लेके जा रहा है बोर्ड पे चढ़ाने के लिए, वो सप्लायर नहीं होगा,
ये इसकी बात कर रहा है, टाटा एंड रेलवे की, मतलब ताज एंड रेलवे की बात कर रहा है। भाई लो, मैं तो डर गया, लोगों को पूरा क्लियर है कि दिस डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट सप्लायर, हु इज सप्लायर रेलवे। मैंने कहा यार कुछ गलत बोल के देखता हूं तभी बोलेंगे, वैसे तो बोल नहीं रहे ठीक ठीक बोलने पे। तो आपकी बिल्कुल बात है कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो क्लॉज कवर कर रहा है, दिस क्लॉज इज कवरिंग द ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेलवे एंड द पैसेंजर, नॉट कवरिंग बिटवीन द फूड सप्लायर एंड रेलवे। क्लियर है ना? तो ऑब्वियसली वो कहते हैं कि जहां से चालू हुई है, अगर वो ट्रेन चली राजधानी, वो तो कई जगह जाकर यूपी में भी घुसती है, एमपी में भी जाती है, राजस्थान में भी जाती होगी। तो अगर वो सारी जगह, अगर किसी बंदे ने चढ़ा दिल्ली से और उसने खाना ऑर्डर किया राजस्थान में, तो अगर रेलवे को अगर इतनी जगह टैक्स लगाना पड़ गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कहाँ है पहले देखें। चलो ट्रेन में तो पता भी लग जाए, जब वो फ्लाई कर रहा है तो पहले पायलट से पूछना पड़ेगा सर किसके ऊपर उड़ रहे हैं हम, यही हो गया ना। तो उसको इजी करने के लिए उन्होंने ये कहा है कि भाई स्पेशल रूल बनाया है कि जहां से, वो कहता है लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। क्लियर है सर? हाँ हाँ देखो, बड़ा अच्छा सुधीर जी ने क्वेश्चन पूछा। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर ट्रेन दिल्ली से चल रही है और दिल्ली में खाना लोड नहीं हुआ, खाना लोड हुआ जयपुर में मान लो, तो रेलवे जब सप्लाई करेगी उसको तो कैसे सप्लाई करेगी, कौन से उसमें सप्लाई करेगी? पहले हमें देखनी पड़ेगी कि लोकेशन ऑफ रेलवे क्या है, क्योंकि रेलवे सप्लायर होगी ना, सप्लायर ऑफ फूड होगी ना, और पैसेंजर कहाँ है। तो ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं कर रहा, रेलवे कहाँ है, ये पैसेंजर की बात कर रहा है। जहां आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। ये कहते हैं कि खाना 5 स्टेट से अलग अलग चढ़ता है, अलग अलग लोकेशन पे, तो क्या हर खाने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई अलग होगा? बताएं। हर खाने के लिए प्लेस ऑफ, देखो बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं कि हाँ अलग होगा, क्योंकि सच्ची बात है, पता है, लग गया है, जग गए हैं सब लोग। यस अलग अलग होगा, लेकिन सर्विसेज के केस में डिफरेंट है। सर्विसेज के केस में हम डिस्कस करेंगे, गुड्स के केस में बिल्कुल क्लियर है। आपका क्वेश्चन वेरी रिलेवेंट है, मैं भूल जाता अगर आप क्वेश्चन नहीं करते, इसलिए क्वेश्चन कर लो प्लीज। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भूल जाता कि जिस स्टेट से चढ़ेगा खाना, ऑन बोर्ड जाएगा, वहां से वो खाना जब वो दिया जाएगा तो उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा, उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। सर्विसेज के केस में अलग है। सर्विसेज के केस में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर फ्लाइट अगर दिल्ली से चली, चाहे वो जयपुर रुकी है और फिर बॉम्बे जा रही है, तब भी दिल्ली को ही बेनिफिट मिलेगा इसका। फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर, वहां वर्ड लिखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल डिपार्चर, यहां लिखा हुआ है कि ऑन अ बोर्ड कन्वेंस। ठीक है ना सर? ये गुड्स के बारे में पूरा हो गया काम। ठीक है सर, सर्विसेज पे चलें, क्या कुछ और बचा है? हाँ हाँ, जयपुर से भी उन्होंने खाना लोड किया, हाँ, देन इन दैट केस यही तो क्वेश्चन था ना इनका। दैट वाज अबाउट रेलवेज। हाँ, नाउ यू से बाय एयरवेज, वो किसी के लिए बोर्ड कन्वेंस सबके लिए, एयरक्राफ्ट सबके लिए कर दिया, सर्विसेज के लिए लगा, गुड्स के लिए सेम है रूल, गुड्स के लिए सेम है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन्होंने डीम्ड कर दिया है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में लोकेशन, प्लेस ऑफ सर्विस का, प्लेस ऑफ गुड्स कहां माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानी जाएगी। इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई कहां मानी जाएगी? डीमिंग प्रोविजन है, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। और एक्सपोर्ट के केस में कहां मानी जाएगी? आउटसाइड इंडिया, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मेरे को टाइम मिला तो मैं इस पर दोबारा आऊंगा, लेकिन हम सर्विसेज पे चलते हैं। ठीक है ना? तो सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। गुड्स तो बड़ा क्लियर है, यहां से जाएगा यहां चला जाएगा, तभी इनके 3 सेक्शन में काम हो गए, बल्कि मतलब थोड़ा। लेकिन सर्विसेज में आप देखोगे 10-15 मतलब 12 का जो सेक्शन है, दैट इज डिवाइडेड इनटू 13 सबसेक्शंस, 14 सबसेक्शंस। एंड जब आप 13 जाओगे, इट इज डिवाइडेड, इट इज मतलब 3-3 पेज भरे हुए हैं। लेकिन इसको समराइज कैसे करें?
भूल जाते हैं बार बार. एंड विल ट्राई टू समराइज दिस टू लिंक सर्टेन थिंग्स इन बिटवीन. तो उसके लिए एक कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम कि दोस्तों सप्लायर का और रिसिपेंट का कंसेप्ट कभी मत भूलना. जब भी कोई बंदा सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करे, सबसे पहले पूछ लेना भैया तेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट क्या है. क्योंकि ये दिमाग में आते फिर दिमाग काम करने लगेगा ठीक से. अगर ये दिमाग में नहीं आया देन दिमाग काम नहीं करेगा, पक्का है ये बात. तो इसमें भी हम ये बात कर रहे हैं, जस्ट टू रिट्रेट, इसमें कुछ चीजें डिफरेंट हैं, थोड़ा सा डिफरेंटली बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज. ऑब्वियसली दो लोग तो एक ही रहेंगे, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज और लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज. और यहां यह भी कंफ्यूजन नहीं है कि क्या होगी लोकेशन. यहां इन्होंने दोनों डेफिनेशन डाल दी है एक्ट में, दोनों डेफिनेशन उन्होंने यहां एक्ट में डाल दी है, लेकिन वहां लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं है कहीं. उन्होंने कहा कि लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स को एक्ट में क्यों डालें, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो सकती. जहां गुड्स हैं वहीं होगी, मतलब वहीं से करोगे जहां से. लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स के केस में जनरली उन्होंने ये सोचा है, उन्होंने डेफिनेशन डेलिबरेटली लॉ में डिफाइन नहीं किया है कि लोग कैन, पीपल कैन मैनिपुलेट इट. क्यों मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैं अभी इस टॉपिक को अलग कर रहा हूं. सप्लाई पे आ चुके हैं, लेकिन हम करेंगे इस टॉपिक को, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए ना बाद के लिए. तो अभी हम लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिल्कुल क्लियर है. लोकेशन और रिसिपेंट, मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विसेज भी वेरी 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 क्लियर लॉ में दी हुई है. मैं पढ़ लूं एक बार, देख लें डेफिनेशन एक बार, वो मतलब उससे थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी. सप्लायर की पढ़ लेते हैं क्योंकि सप्लायर की जरूरत पड़ेगी इसमें. सप्लायर के लिए क्या कहता है ये, वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड. ऑब्वियसली कोई कंफ्यूजन नहीं है, रजिस्ट्रेशन ले रखा है जिस जगह के लिए, ऑब्वियसली एड्रेस दे रखा होगा उसने. चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैं, दिल्ली में गुड़गांव में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, और कहीं मेरा कोई लेना देना नहीं है. अगर मेरा कहीं और कोई लेना देना नहीं है किसी तरीके का, तो फॉर ऑल पर्पजेज आई एम ए सप्लायर ऑफ, द लोकेशन ऑफ माई सप्लाई शेल ऑलवेज बी इन गुड़गांव. आई एम ए रजिस्टर्ड पर्सन, एड्रेस इज देयर, नो कंफ्यूजन. लेकिन वो कहता है, आगे कहता है कि वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन बिजनेस. तो इसने पंगा डाल दिया. इसने ये कह दिया कि अगर आप उस रजिस्टर्ड एड्रेस से सप्लाई नहीं करते, सप्लाई कहीं और से करते हो, यानी कि मेरे को कह दिया कि आप गुड़गांव में तो रजिस्टर्ड हो, पता लगा आप जयपुर में दुकान खोल रखी है आपने, वहां रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, वहां से आपने एक फिक्स प्लेस बना रखा, वहां जाते हो, बैठते हो, लोगों को बुलाते हो, डिसीजन लेते हो और वहां सप्लाई करके और बिल यहां से काट देते हो. तो उस केस में उन्होंने सेकंड क्लॉज दिया है कि वेयर द सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, फिक्स्ड प्लेस एल्सवेयर, फिक्स्ड प्लेस एल्सवेयर, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड प्लेस शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज. जैसे समीर जी हैं, समीर जी अपना एक उन्होंने यहां खोली हुई है, यहां रजिस्टर करवा लिया अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट को, और एक छोटा सा काउंटर, एक कियोस्क टाइप का आपने एक मॉल में खोल दिया जयपुर में. वहां से आप लोगों की डिलीवरी लेते हो, लोगों की बिलिंग लेते हो और वहां से अपनी यहां से बिल काट देते हो. तो क्या ये उसको कवर कर रहा है? अगर आपने कोई फिक्स्ड प्लेस बना दिया, फिक्स्ड प्लेस की डेफिनेशन क्या है, फिक्स्ड प्लेस की भी डेफिनेशन दे रखी है उन्होंने. फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रहा है? फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट कह रहा है ये कि मीन्स अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ फॉर विच other than the registered place of business which is characterized by a sufficient degree of permanence. आप गए किसी फेयर में शॉप लगाई, वहां से काम करके आप अपने यहां आ गए, तो इफ इट क्वालिफाई फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, नो. एंड अ सुइटेबल स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज टू द सप्लाई. आप वहां गए एक क्लाइंट के यहाँ ऑफिस में, जयपुर में या बॉम्बे, मान लो जयपुर बहुत हो गया यार, तो अगर बॉम्बे गए
जयपुर इसलिए ध्यान आ रहा है कि जयपुर मेरा जाना आना अभी काफ़ी हो रहा है एक क्लाइंट के चक्कर में, तो इसलिए बार बार जयपुर ध्यान आ रहा है। चलो बॉम्बे करते हैं, हो सकता है बॉम्बे कहने से बॉम्बे जाना पड़ जाए। सो लेट अस डू कि अगर हम किसी क्लाइंट के ऑडिट करने के लिए वहाँ गए, जैसे एक हमने पहले भी डिस्कस किया था, और वहाँ जाके हम क्लाइंट की साइट पे ही रहे, वहाँ काम किया 1 महीने, और काम करके उसको ऑडिट रिपोर्ट पकड़ाई, अपने गुड़गांव में आए और वहाँ से उसको बिल बना के भेज दिया। क्या ये इन दोनों डेफिनेशन में कहीं कवर होता है? पहली बात तो ये है कि फिक्स्ड मतलब सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस में कवर नहीं होता, क्योंकि क्लाइंट साइड पे जा रहा हूं, सफिशिएंट डिग्री तो है नहीं, यानी कि मैं उसी क्लाइंट का काम करूंगा, इट्स नॉट अ सफिशिएंट डिग्री एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। सुइटेबल स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज, बड़ा मुश्किल है डिटरमाइन करना। अगर आप मेरे को ये कहो कि भाई मेरा रूटीन एक्टिविटी हर साल जाता हूं, हर साल ऑडिट होती है, हर साल वहां करके अपने यहां से बिल कर देते, तो मेरे ख्याल से इट इज नॉट कवर्ड। लेकिन अगर आप ये बोलो कि किसी बंदे ने मेरे को ऐसा काम दे दिया, जैसे मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, अब मैंने कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई करनी है, और कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई करने के लिए मेरे को बॉम्बे जाना है। अब वहां सप्लाई मेरी लंबी चलेगी, वहां मेरे को मशीनरी लेनी है, वहां मेरा स्टाफ रहेगा, मेरी सारी टीम रहेगी वहां, और उस टीम के साथ में, और वो 1-2 साल प्रोजेक्ट चलेगा। मतलब मेरा कहने का एक सफिशिएंट टाइम पीरियड ड्यूरेशन होना चाहिए। तो उस केस में मैं सेकंड क्लॉज में लाई कर सकता हूं, इवन दो आई एम नॉट हैविंग सम, मतलब कोई प्लेस इस तरीके, प्लेस मेरा वही है जो सप्लाई, जो मेरा रिसिपेंट का प्लेस है। तो ये उन्होंने डेफिनेशन यहां दे रखी है। अब आ जाते हैं दोबारा उस पर जो हम कर रहे थे, अपना लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ लोकेशन। तो बी क्लॉज हो गया। सी क्लॉज क्या कहता है कि वेयर दी सप्लाई इज रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, वेयर दी सप्लाई रेसिपेंट पे पहुंच गए, लोकेशन वेयर दी सप्लाई इज मेड। अब हमारे एक क्वेश्चन का जवाब होने वाला है जो हमने पहले रेज किया था, कैन फॉर अ सिंगल सप्लाई देयर कैन बी मल्टीपल लोकेशन ऑफ सप्लायर, दिया था ना उस केस में, गुड्स के केस में तो आया नहीं है। अब देखो यहां क्या कह रहा है ये, वेयर दी सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, whether the place of business or fixed establishment, the location of the establishment most directly connected with the provision of the supply shall be the location of। तो ये क्या कह रहा है, क्या मल्टीपल हो सकती है लोकेशन एक सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए? है मल्टीपल हो सकती है, ये कह रहा है, ये है? दोबारा पढ़ लो यार, मेरे को कुछ दूसरा नजर आ रहा है। एक बार पढ़ो सर, दोबारा मेरे साथ पढ़ो, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे को पता नहीं, मेरे को अभी देखना पड़ रहा है। वेयर द सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, मैं गुड़गांव से भी करता हूं और जयपुर से भी करता हूं एक सप्लाई, जयपुर में ही मेरा एस्टेब्लिशमेंट है। वेदर द प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो 2 लोकेशन है, या तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस है या फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये कहता है द लोकेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि गुड़गांव वाले के और जयपुर वाले के बीच में, ये कह रहा है लोकेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड कंसर्न, मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सप्लाई। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि मल्टीपल हो सकती है एक ही सप्लाई में, ट्रांजेक्शन में। यार मैं यही तो कर रहा हूं, हो तो मैं तो सप्लाई के लिए बात कर रहा हूं सर, कि अगर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ आई एम प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज फ्रॉम माय गुड़गांव ऑफिस, सम सर्विसेज फ्रॉम माय जयपुर ऑफिस, तो क्या अगर मैं उस दोनों सप्लाई के लिए किसी रिसिपेंट को अगर कंसोलिडेटेड बिल रेज कर रहा हूं, तो मेरे को ये कहा है कि इन दोनों में से आपकी जो लोकेशन ऑफ सप्लाई, दोनों में से जो मोस्ट कंसर्न है उसको डिटरमाइन करना है मैंने, ना कि मेरे को दोनों से मैं सप्लाई कर दूं उसको, अगर मैं कंसोलिडेट कर रहा हूं। नहीं तो मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेरे को इस ट्रांजैक्शन को स्प्लिट करना पड़ेगा, 2 सप्लाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2 सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, एक जयपुर से होगी एक गुड़गांव से होगी। बट ऑन सेम इनवॉइस फॉर अ सिंगल सप्लाई आई कैन नॉट हैव 2 लोकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर्स, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर है ना सर? मतलब 2 तो हो सकती है, लेकिन जीएसटी के पर्पज से नहीं हो सकती। अगर आप कंसोलिडेटेड बना रहे हो, इधर स्प्लिट। अभी एक बंदे ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, एक सर ने मेरे को क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने पूछा था अगर मैं क्या करूंगा,
मैं खाना खाने गया, बुफे ले रहा था, साथ में ड्रिंक भी मिल रही थी। बियर आई एम जस्ट हैविंग बियर ऑल्सो विद ड्रिंक, कंसोलिडेटेड 3 लाख रुपए का, मतलब 3,000 रुपए का मैंने पे कर दिया होटल में। तो हुई से सप्लायर होटल वाला। सर मैं तो पहले यही पूछता हूं, हुई से सप्लायर होटल वाला। तो होटल वाला जब बिल रेज करेगा, कैसे रेज करेगा बताओ? अलग अलग कर नहीं सकता, करना पड़ेगा, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है। ही कैन नॉट लीगली डू द कंपोजिट सप्लाई ऑफ दिस सप्लाई, जो सप्लाई नहीं है अलग से। नहीं, मिक्स्ड में भी नहीं कर सकता सर, मिक्स्ड में भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो, सर मैं ये कह रहा हूं एक कंपोजिट में, सर मिक्स्ड में, हाँ सर कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है? लिकर जीएसटी में है नहीं, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो हमें कंसेप्ट अपने ये क्लियर करने पड़ेंगे कि अगर कंपोजिट, अगर हम मिक्स का सप्लाई कर रहे हैं, वुड के साथ में लिकर दे रहे हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास में कि अलग करने का, नहीं तो एक्साइज वाले खा जाएंगे, वो कहेंगे ये मेरा है पूरा। ये जो 3,000 रुपए में से एक्साइज वाले कहेंगे कि भाई ये 2,500 रुपए पे मेरा, 500, फूड की कोई कीमत होती है यार। और फूड वाले कहेंगे कि भाई ये फूड की तो कीमत हुई है, ये क्या पानी है 10 रुपए का है। बड़े इशू, वैसे लीगली भी नहीं कर सकते आप। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि दो प्लेस नहीं हो सकते फॉर अ कंसोलिडेटेड सप्लाई। अगर आपको लग रहा है कि दोनों ऑफिसेस के लिए अलग अलग काम करना है, यू रेज इनवॉइस फॉर फ्रॉम बोथ द प्लेसेस, स्प्लिट करो सप्लाई को, ठीक है ना। अब हम सप्लाई पे आते हैं, आधा घंटे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे दो कंफ्यूजन दूर हो गए। पहली बात तो हमें यह पता लग गई कि भाई लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज भी डिफाइंड है, इसी तरीके से सेम सप्लायर भी डिफाइंड है। और दूसरा कंफ्यूजन यह भी हो गया कि अगर एक सिंगल ट्रांजैक्शन में चल रहा हूं तो उसके लिए मल्टीपल लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विसेज नहीं हो सकते और गुड्स भी नहीं हो सकते। अभी तक नहीं पता लगा, हो सकता है बाद में हो जाए, मेरे को भी नहीं पता, मैंने भी वैसी क्वेश्चन बना दिया था। तो अब हमारा एक क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया, जो ये कहता है कि क्या एक सप्लाई के लिए मल्टीपल प्लेस ऑफ प्रोविजन हो सकते हैं क्या? मल्टीपल प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकते हैं क्या? ये भी हमारा ट्रांजैक्शन फॉर सिंगल सप्लाई। तो पहली बात, हमारे दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। सर बहुत जल्दी से खत्म होने वाला एकदम से। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज, लोकेशन रिसिपेंट ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड द प्लेस, व्हाट आर द डिटर्मिनेशन फैक्टर। इसमें सर कलेश क्या है मैं बता देता हूं। कलेश सबसे बड़ी ये है जो इंटरनेशनल में भी है और जो